नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे निर्देशीकरण एवं टिप्पणी। निर्देशीकरण क्या है? निर्देशीकरण का अर्थ है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्राप्त कागज पत्र को यथास्थान एवं यथाक्रम में रखना तथा उसके निष्पादन की दृष्टि से संगत अभिलेख के साथ उसे सही दिशा में गतिमान करना। टिप्पणी। टिप्पणी सरकारी कार्यों का एक अनिवार्य अंग है। सचिवालय में जितनी भी संचिकाएं होती है उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है टिप्पणी, दूसरा भाग होता है पत्राचार। पत्राचार भाग पे सिर्फ पत्र लगाया जाता है, प्रारूप लगाया जाता है। टिप्पणी भाग में हम सारे कार्य करते हैं, यानी कि टिप्पणी सरकारी कार्यों का एक अनिवार्य अंग है। इसके आधार पर ही कोई निर्देश एवं आदेश दिए जाते हैं अथवा निर्णय लिया जाता है। टिप्पणी सरकारी कार्यों का एक अनिवार्य अंग है। इसके आधार पर ही कोई निर्णय एवं आदेश दिए जाते हैं अथवा निर्णय लिया जाता है। किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन को निष्पादित करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यों में जो आलेख प्रस्तुत किया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी मुख्यतः दो भाग होते हैं। टिप्पणी में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है स्वरूप फॉर्म, दूसरा होता है अंतर्वस्तु कंटेंट। अब हम आगे जानेंगे स्वरूप क्या है और कंटेंट क्या है। स्वरूप की दृष्टि से हम देखते हैं कि विषय का उल्लेख, स्रोत, विषय वस्तु का विवरण एवं सारांश, निर्देश, समीक्षा, मंतव्य, सुझाव, प्रस्ताव, अंत में है टिप्पणी। अब हम पुनः अपने स्थान पे आते हैं, यानी कि स्वरूप पे आते हैं। स्वरूप क्या है? यानी कि टिप्पणी का दो भाग होता है। एक होता है स्वरूप और दूसरा होता है अंतर्वस्तु। तो हम स्वरूप के बारे में जानें। स्वरूप में पहला काम है कि विषय का उल्लेख करना। किसी भी स्वरूप में विषय का उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई पत्र सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कर्म पुस्तिका में प्राप्त हो तो उसे संबंधित विषय की संचिका में निर्देशीकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए सबसे पहले विषय का उल्लेख करना चाहिए। जब कोई पत्र आपको प्राप्त हो, यानी कि आपके कर्म पुस्तक में अंकित होते हुए आपके पास आता है, तो सबसे पहले उससे संबंधित विषय को संचिका में निर्देशीकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए सबसे पहले विषय का उल्लेख करना चाहिए। यदि संचिका पहले से चल रही है, कोई संचिका पहले से खुली हुई है या चल रही है तथा उसमें विषय का उल्लेख पूर्व से है, तब क्या करना है? यदि कोई संचिका पहले से चल रही है तथा उसमें विषय का उल्लेख पूर्व से है तो और प्राप्त पत्र का विषय भिन्न है, लेकिन जो पत्र आपको प्राप्त हुआ उसका विषय भिन्न है, तो बार बार विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु विषय नया हो
परंतु विषय नया हो और इसके लिए नई संचिका खोली गई हो तो टिप्पणी पृष्ठ के सबसे ऊपर में प्राप्त पत्र या आवेदन में विषय का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक है। यदि विषय नया हो और इसके लिए नई संचिका खोली गई हो तो टिप्पणी पृष्ठ के सबसे ऊपर में प्राप्त पत्र या आवेदन में विषय का संक्षिप्त उल्लेख करना अनिवार्य है। स्रोत के बारे में आप जानते हैं। टिप्पणी की आरंभिक कंडिका में पत्राचार भाग में संचित पत्र, यानी कि हम बताए थे आपको कि संचिका में 2 पार्ट होता है, एक टिप्पणी भाग होता है बाएं साइड में और दाहिने तरफ होता है पत्राचार भाग। तो यहाँ पे बता रहा है कि टिप्पणी के आरंभिक कंडिका में पत्राचार भाग में संचित पत्र या आवेदन के प्राप्त होने के स्रोत, पत्र संख्या तथा पृष्ठ संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। आपको ऐसे समझिए कि बाएं तरफ टिप्पणी भाग लिखा हुआ है, दाहिने तरफ कहीं से आपके पास कोई पत्र आता है तो वो पत्र को दाहिने तरफ आप लगाते हैं तो नीचे से 1 2 3 4 5 क्रम से उसका संख्या, पृष्ठ संख्या आप उल्लेख कीजिएगा। किधर से? दाहिने तरफ नीचे से 1 2 3 4 5, यानी कि वो आवेदन में 5 पत्र, आवेदन में संलग्न रूप से 4 पृष्ठ कुछ भी संलग्न हो तो नीचे से हम काउंटिंग करेंगे, क्रम संख्या नीचे से लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर भविष्य में कभी भी कोई पत्र आएगा तो उसके ऊपर हम लगाएंगे और वैसे ही 6 7 8 9 10 बढ़ते हुए चली जाएगी पत्राचार भाग में। यही काम हम टिप्पणी भाग में भी करेंगे। तो क्या लिखना है? जब कोई पत्र प्राप्त हो पत्राचार भाग में तो हम उसका टिप्पणी की आरंभिक कंडिका में प्रयोग करेंगे और ये हम सबसे पहले लिखेंगे कि आवेदन प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। पत्र संख्या लिखना है, वो पत्र संख्या कितना है और किस पृष्ठ पे है, यानी 5 से 1। तो क्या लिखेंगे? डैश 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 से पत्र प्राप्त हुआ है जिसका पत्रांक इतना है, दिनांक इतना है और पृष्ठ संख्या इतना से इतना अंकित है और उसको 2 डरीर के बीच में घेर देंगे टिप्पणी भाग में। अब आइए विषय वस्तु का विवरण और सारांश। जिस विषय का वो पत्र आया है उसका विवरण और सारांश हम लिखेंगे। दूसरी कंडिका में प्राप्त पत्र के विवरण यथा निवेदन, अनुरोध, निर्देश इत्यादि का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए। अब देखिए, पहला कंडिका में क्या लिखे टिप्पणी भाग में कि पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, पत्र की संख्या क्या थी, तारीख क्या थी और कितने पृष्ठ, पत्राचार भाग के कितने पृष्ठ पे वो हम रखे हैं। उसके बाद अगला कंडिका में हम लिखेंगे उस पत्र में किस चीज़ का विवरण है, क्या क्या विवरण है, निवेदन क्या किया गया है, अनुरोध क्या किया गया है, निर्देश क्या प्राप्त हुआ है। इसको हम आगे अगला कंडिका में आगे लिखेंगे टिप्पणी भाग में। तो इसीलिए बोलते हैं विषय वस्तु का विवरण। पहले हम पत्र का स्रोत लिखते हैं, उसके बाद विषय वस्तु का विवरण लिखते हैं, तब निर्देश लिखते हैं। विचाराधीन मामले, यानी जो मामला उस पत्र में है उस मामले में जिन विधियों, यानी कि जो आप विधि अपनाते हैं, नियम अपनाते हैं या पूर्व का कोई उदाहरण जिस पर निर्भर होकर निर्णय लिया जाना है उसका उल्लेख करते हैं। यानी कि आप उस पत्र में कंडिका 3 में लिखिएगा जिस विधि का प्रयोग आपको करना है, जिस नियम का प्रयोग करना है या पूर्व में जो भी उदाहरण आपके पास हैं उसके आलोक में चर्चा कीजिएगा, लिखिएगा, आगे उल्लेख कीजिएगा। ये निर्देश में आएगा, तीसरा कंडिका आ जाता है। चौथा कंडिका उसके बाद अद्यतन विधि। अभी वर्तमान में क्या विधि है, वर्तमान में क्या नियम है, संगत निर्देश, अनुदेशक के आलोक में विचाराधीन मामले की विश्लेषणात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। यानी कि अब उसका विश्लेषणात्मक समीक्षा आपको करना है नियम के आलोक में। उसके बाद आता है मंतव्य, सुझाव और प्रस्ताव। यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को पहला कंडिका में स्रोत बताना है, दूसरा कंडिका में
यानी कि वो क्या डिमांड किया है वो बताना। तीसरा कंडिका में किस नियम का प्रयोग होना है ये बताना। चौथा कंडिका में वर्तमान में कौन सा नियम चल रहा है वो बताना है। और अंत में आपको प्रस्ताव देना है। मुख्य रूप से अंत का भाग होता है ये प्रस्ताव होता है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समीक्षोपरांत उच्चाधिकारी के विचारार्थ टिप्पणी के अंतिम भाग में सुस्पष्ट एवं संगत मंतव्य तथा सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उच्चाधिकारी के विचारार्थ उसे बाईं ओर अपने हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत कर देना चाहिए। देखिए, जब आप पदाधिकारी को प्रस्ताव देते हैं तो बाईं ओर नहीं। वर्तमान समय में पदाधिकारी आप हो गए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसलिए आपको बाईं ओर नहीं हस्ताक्षर करके बल्कि उसके दाहिने तरफ हस्ताक्षर करना है। दाहिने तरफ याद रखिएगा, यहाँ पे बाईं लिखी हुई है लेकिन बाईं नहीं, ये सचिवानुदेश में लिखा हुआ है बाईं, लेकिन ये लिपिक के लिए होता है बाईं। लेकिन आप पदाधिकारी हो चुके हैं इसलिए आपको दाहिने तरफ अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है, नीचे नाम लिखना है और डेट डाल देना है। और उसके बाद बाईं तरफ नीचे जो पदाधिकारी है उसको बाईं तरफ नीचे पदाधिकारी का नाम आपको लिख देना। पदाधिकारी का नाम नहीं, पदाधिकारी का पद लिख देना है। जैसे आपको प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापित करना है तो अपने हस्ताक्षर के कंडिका से थोड़ा नीचे बाएं तरफ प्रशाखा पदाधिकारी लिख दीजिएगा। अब चलिए आगे। टिप्पणी। टिप्पणी को कंडिकावार एवं क्रमवार प्रस्तुत करना चाहिए। हो गया, पूरा देख लिए कि कैसे कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टिप्पणी में लिखेंगे कि स्रोत क्या है, पत्र कहाँ से आया है। उसके बाद लिखेंगे उसमें उन्होंने अनुरोध क्या किया है हमसे। उसके बाद लिखेंगे किस नियम पे ये काम होगा। आगे लिखेंगे वर्तमान में नियम क्या है। उसके बाद आप अंत में प्रस्ताव दीजिएगा क्या करना है और अपना हस्ताक्षर दाहिने कीजिएगा, बाएं उपस्थापित कीजिएगा तो उन पदाधिकारी का पद का नाम लिख दीजिएगा। इसी को आगे बता दिया गया है कि टिप्पणी को कंडिकावार एवं क्रमवार प्रस्तुत करना चाहिए। अब टिप्पणी का दूसरा भाग अंतर्वस्तु है, कंटेंट है। टिप्पणी के अब ये तो आप हम बताए हैं कि ये ऐसे ऐसे कंडिकावार होना चाहिए। अब उस कंडिकावार में अंतर वस्तु क्या होगा, यानी कि उसके अंदर में आप भाषा किस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा, आप कितने शालीन भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा, मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग न के बराबर करना है इत्यादि। टिप्पणी में अंकित भाव या विचार को उसकी अंतर्वस्तु कहते हैं। आइए अंतर्वस्तु में जाने। टिप्पणी की भाषा शैली क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उद्दंडता में हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए आप सरकारी कार्य में हैं, इसलिए भाषा की मर्यादा हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। आगे भाषा शैली सरल, स्पष्ट, बोधगम्य, शिष्ट एवं संयमित हो। भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य, शिष्ट एवं संयमित हो। भाव की स्पष्टता के लिए यथेष्ट एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो। भाव की स्पष्टता के लिए यथेष्ट एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो। प्रमाणिक एवं मानक शब्दों का प्रयोग हो। प्रमाणिक एवं मानक शब्दों का प्रयोग हो। आलतू फालतू शब्द का प्रयोग नहीं करना है। भाषा की शैली में ही आगे पढ़ते हैं हम। अनावश्यक, अलंकारिक, क्लिष्ट, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए। अनावश्यक, अलंकारिक, क्लिष्ट और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए तथा मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग न किया जाए और इससे बचा जाए। आपको चढ़ाने वाले बहुत होंगे कि मैंने या किया, वह लिख दिया, ये लिख दिया, वह लिख दिया। उन लोग के बहकावे में नहीं आना है, अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना है। इसलिए अनावश्यक, अलंकारिक, क्लिष्ट, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग न के बराबर करना है। किसी प्रस्ताव अथवा विचार पर असहमति व्यक्त करने की स्थिति में आप मान लीजिए किसी प्रस्ताव या विचार पर असहमति व्यक्त करने
की स्थिति में शिष्ट शब्द एवं विनम्र शैली का प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रस्ताव पे आप असहमत हैं फिर भी आपको शब्द की मर्यादा नहीं तोड़ते हुए शिष्ट शब्द एवं विनम्र शैली का प्रयोग करना चाहिए। किसी उच्च अधिकारी के भूल अथवा गलत निर्णय को पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करने के क्रम में सम्मानजनक शब्दों तथा शिष्ट शैली अपनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रस्ताव दिया, ऊपर से वो प्रस्ताव बदल गया लेकिन नियम के विपरीत है, तो पुनः आपको पुनर्विचार के लिए उस प्रस्ताव को उपस्थापित करना है। ये पावर है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ही। यानी कि पुनर्विचार के लिए भी कभी भी संचिका को उपस्थापित करना हो तो सम्मानजनक शब्दों तथा शिष्ट शैली ही अपनानी चाहिए। आवेश में आके कोई अशिष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे जानते हैं भाषा की शैली में सचिवालय अनुदेश में निर्देशित है। सचिवालय अनुदेश में निर्देशित है कि हर विभाग के पदाधिकारियों और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपनी टिप्पणी में किसी दूसरे विभाग के विचारों पर कड़ी भाषा में प्रतिकूल आलोचना करने के बारे में खास सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे विभाग के विचारों पर कड़ी भाषा में प्रतिकूल आलोचना करने के बारे में खास सावधानी बरतनी चाहिए। आपके पास परामर्श के लिए अन्य विभाग से संचिका आएगी और उस परामर्श के बिंदु में कभी भी कड़ी भाषा में प्रतिकूल आलोचना करने के बारे में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। टिप्पणी में अंकित मंतव्य एवं सुझाव निष्पक्ष वास्तुगत होनी चाहिए। टिप्पणी में अंकित मंतव्य एवं सुझाव निष्पक्ष एवं वास्तुगत होनी चाहिए। टिप्पणी लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत आग्रह अथवा पक्ष नहीं होना चाहिए। टिप्पणी यानी कि आप जब टिप्पणी लिखते हैं तो आपका कोई व्यक्तिगत आग्रह अथवा आपका कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। टिप्पणी में तथ्यों को छिपाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बहुत आदमी तथ्य को छिपा के उपस्थापित करता है कि किसी का काम हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। टिप्पणी में तथ्यों को छिपाने का प्रयास न किया जाए तथा इसे व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त रखा जाए। सरकारी कार्यों में व्यक्तिगत राग द्वेष का कोई स्थान नहीं होता है, याद रखिए। टिप्पणी में तथ्यों को छिपाने का प्रयास नहीं करना है और व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त रहना है। टिप्पणी की कसौटी को खुद कसौटी पे तौलें। टिप्पणी की कसौटी को खुद अपने हिसाब से आप तौलें। क्या यह पूर्ण है, यानी जो भी टिप्पणी लिखते हैं क्या यह पूर्ण है, क्या यह सही है। आपको खुद विचार करना है, क्या यह पूर्ण है, क्या यह सही है, क्या यह संक्षिप्त है, क्या यह सुस्पष्ट है। ये 4 सवाल खुद से पूछना है कि हमने जो टिप्पणी लिखा है क्या यह पूर्ण है, क्या यह सही है, क्या यह संक्षिप्त है, क्या यह स्पष्ट है। ये 4 सवाल अपने मन में करना है। अब विशेष टिप्पणियाँ होता है कार्याध्यक्ष के लिए। कार्याध्यक्ष होता है कार्यालय का जो अध्यक्ष होता है, जो कार्यालय का बॉस होता है, उसके लिए। कार्याध्यक्ष को स्थानीय पदाधिकारियों के निरीक्षण एवं देख रेख करने तथा तकनीकी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने तथा ऐसे विषयों पर सरकार को ठोस सलाह देने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कार्याध्यक्ष को स्थानीय पदाधिकारी के निरीक्षण एवं देख रेख करने तथा तकनीकी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने तथा ऐसे विषयों पर सरकार को ठोस सलाह देने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। यानी कि सचिवालय में होता है कि कोई भी संचिका 3 दिन में ही वो अपने पास से हटा देना है, लेकिन जब कोई विशेष टिप्पणी लिखना हो या किसी तकनीकी मामले में हो तो उस समय आप दे सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा भी दे सकते हैं। फिर भी सभी तकनीकी एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले कार्याध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर भी सभी तकनीकी एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले कार्याध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। वे अपनी टीका टिप्पणी के साथ किसी सचिवालय पदाधिकारी के पास भेज सकते हैं। विशेष टिप्पणियाँ, ये मंत्री महोदय के लिए विशेष टिप्पणियाँ। जिन मामलों में मंत्री के आदेश की अपेक्षा हो, जिन मामलों में मंत्री के आदेश की अपेक्षा हो, उन मामलों में एक
आत्मभारित टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए। जिन मामलों में मंत्री के आदेश की अपेक्षा हो उन मामलों में एक आत्मभारित टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए। ये आत्मभारित टिप्पणी के संबंध में हम एक पत्र लगा चुके हैं, आप आगे बढ़ के यूट्यूब में देख सकते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः आपको दिखाते विशेष टिप्पणियाँ। विशेष टिप्पणियाँ कार्याध्यक्ष, टिप्पणी की कसौटी, टिप्पणी की भाषा शैली, अंतर्वस्तु, टिप्पणी, मंतव्य, सुझाव, समीक्षा, निर्देश, विषय वस्तु का विवरण एवं सारांश, स्रोत, स्वरूप यानी कि फॉर्म की दृष्टि से विषय का उल्लेख, टिप्पणी, निर्देशीकरण यानी कि निर्देशीकरण एवं टिप्पणी। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, निर्देशीकरण एवं टिप्पणी। निर्देशीकरण क्या है? निर्देशीकरण का अर्थ है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्राप्त कागज पत्र को यथास्थान एवं यथाक्रम में रखना तथा उसके निष्पादन की दृष्टि से संगत अभिलेख के साथ उसे सही दिशा में गतिमान करना। टिप्पणी में क्या है? टिप्पणी सरकारी कार्य का एक अभिन्न अंग है। इसके आधार पर ही कोई निर्देश एवं आदेश दिए जाते हैं अथवा निर्णय लिया जाता है। किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन को निष्पादित करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यों में जो आलेख प्रस्तुत किया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी मुख्यतः दो भाग होते हैं, स्वरूप होता है, अंतर्वस्तु होता है। स्वरूप का कुछ भाग होता है, विषय का उल्लेख करना होता है। जब कोई पत्र सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कर्ण पुष्ट में प्राप्त हो तो उसे संबंधित विषय की संचिका में निर्देशीकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए सबसे पहले विषय का उल्लेख करना चाहिए। यदि संचिका पहले से चल रही है तथा उसमें विषय का उल्लेख पूर्व से है तो प्राप्त पत्र का विषय भिन्न नहीं है तो बार बार विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विषय नया हो और उसके लिए नई संचिका खोली गई हो तो टिप्पणी पृष्ठ के सबसे ऊपर में प्राप्त पत्र या आवेदन में विषय का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक है। स्रोत, सबसे पहले हमें टिप्पणी में स्रोत लिखना है। स्रोत यानी टिप्पणी की आरंभिक कंडिका में पत्राचार भाग में संचित पत्र या आवेदन के प्राप्त होने के स्रोत, पत्र संख्या तथा पृष्ठ संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय वस्तु का विवरण या सारांश, दूसरी कंडिका में प्राप्त पत्र के विवरण यथा निवेदन, अनुरोध, निर्देश इत्यादि का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए। तीसरा निर्देश, विचाराधीन मामले में जिन विधियों, नियमों अथवा पूर्व के उदाहरणों पर निर्भर होकर निर्णय लिया जाना हो उसका उल्लेख करना चाहिए। समीक्षा, अद्यतन विधियों, नियमों एवं अन्य संगत निर्देशों एवं अनुदेशों के आलोक में विचाराधीन मामले की विश्लेषणात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। मंतव्य, सुझाव और प्रस्ताव, ये प्रमुख महत्वपूर्ण होता है। आपका मंतव्य, सुझाव और प्रस्ताव क्या हो, इसी पे प्रधान सचिव, सचिव या अप्रमुख सचिव निर्णय लेते हैं। समीक्षोपरांत उच्चाधिकारी के विचारार्थ टिप्पणी के अंतिम भाग में सुस्पष्ट एवं संगत मंतव्य तथा सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उच्चाधिकारी के विचारार्थ उसे बाईं ओर अपने हस्ताक्षर दाहिनी ओर हस्ताक्षर करते हुए बाईं ओर पदाधिकारी का पद इंगित करते हुए प्रस्तुत कर देना चाहिए। टिप्पणी को कंडिकावार एवं क्रमवार प्रस्तुत करना चाहिए। याद रखिए, जब भी टिप्पणी लिखिएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंडिका नंबर 1 शब्द नहीं लिखा था, 1 नहीं लिखा था, पहला कंडिका लिखा था। दूसरा नंबर से जब नंबर का काउंट करते हैं तो 1 नंबर नहीं लिखा था, 2 से 2, 3, 4, 5 लिखा था, 1 कभी नहीं लिखा था, वो गौण रहता है। अंतर्वस्तु, टिप्पणी में अंकित भाव या विचार को उसकी अंतर्वस्तु कहते हैं। अंतर्वस्तु में भाषा की शैली देखी जाती है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध होना चाहिए, भाषा शैली सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, शिष्ट एवं संयमित होना चाहिए। भाव की स्पष्टता के लिए यथेष्ट तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। भाव की स्पष्टता के लिए यथेष्ट एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। प्रमाणिक एवं मानक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अनावश्यक, अलंकारिक, क्लिष्ट, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी प्रस्ताव अथवा विचार पर असहमति व्यक्त करने की स्थिति में शिष्ट शब्द एवं विनम्र शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी उच्च अधिकारी के भूल अथवा गलत निर्णय के पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत करने के क्रम में सम्मानजनक शब्दों तथा शिष्ट शैली अपनानी चाहिए।
सचिवालय अनुदेश में निर्देशित है कि हर विभाग के पदाधिकारियों और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को अपनी टिप्पणी में किसी दूसरे विभाग के विचारों पर कड़ी भाषा में प्रतिकूल आलोचना करने के बारे में खास सावधानी बरतनी चाहिए। टिप्पणी में अंकित मंतव्य एवं सुझाव निष्पक्ष एवं वस्तुगत होनी चाहिए। टिप्पणी लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत आग्रह या व्यक्तिगत पक्ष नहीं होना चाहिए। टिप्पणी लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत आग्रह अथवा पक्ष नहीं होना चाहिए। टिप्पणी में तथ्यों को छिपाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। टिप्पणी को व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। टिप्पणी को 4 कसौटी पे आपको तौलते रहना चाहिए। आप अपने टिप्पणी को इन 4 कसौटी पे तौलें जरूर। क्या यह टिप्पणी पूर्ण है? क्या यह टिप्पणी सही है? क्या यह संक्षिप्त है? क्या यह सुस्पष्ट है? विशेष टिप्पणी ये कार्याध्यक्ष के लिए होता है। कार्याध्यक्ष को स्थानीय पदाधिकारी के निरीक्षण एवं देखरेख करने तथा तकनीकी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने तथा ऐसे विषयों पर सरकार को ठोस सलाह देने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। फिर भी सभी तकनीकी एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले कार्याध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। वे अपनी टीका टिप्पणी के साथ किसी सचिवालय पदाधिकारी के पास भेज सकते हैं। विशेष टिप्पणी मंत्री जिन मामलों में मंत्री के आदेश की अपेक्षा हो उन मामलों में एक आत्मभारित टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह आप बने रहें। आपके कार्य क्षेत्र का हर एक जानकारी हम अपने इस YouTube चैनल पे उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें कि अगला वीडियो भी ससमय आपको के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।